रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने ब्रह्म समाज के संस्थापक को नमन किया। उन्होंने कहा कि आपका समर्पण और योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। तो राजा राम मोहन राय ने कई कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए वो नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय ने कई कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए राजा राम मोहन राय नजर आए थे। सीएम धामी ने राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक को नमन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उधर सीएम धामी ने चटकेश्वर मंदिर का वीडियो शेयर किया। तो सीएम ने श्रद्धालुओं को पिथौरागढ़ आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ आए तो यहाँ के दर्शन जरूर करें। जनपद पिथौरागढ़ में बना है चटकेश्वर मंदिर और भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। तो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है चटकेश्वर मंदिर। शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। पिथौरागढ़ आने का न्योता भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को दिया। उन्होंने कहा कि जब भी पिथौरागढ़ आए तो चटकेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जरूर पहुंचे। बता दें कि भगवान शिव को समर्पित प्राचीन देवालय में दर्शन पूजन करने के लिए आमंत्रित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सभी को नजर आए। माफ कीजिएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट की। और शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना इस मंदिर में की जाती है, जिसको लेकर सीएम धामी ने चटकेश्वर मंदिर का वीडियो शेयर किया और सभी से आवेदन किया कि वो जब भी पिथौरागढ़ पहुंचे तो इस मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करें। तो जनपद पिथौरागढ़ में चटकेश्वर मंदिर बना हुआ है। उधर एक देश एक चुनाव लागू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में देहरादून पहुंची एक देश एक चुनाव विषय पर संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई, जिसके तहत देहरादून के मसूरी रोड स्थित एक होटल में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और समिति के सभी सदस्य गणों का स्वागत और अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलग अलग समय में चुनाव होने के बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। जब भी चुनाव आता है तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है। देखिए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी इंटर कॉलेज में एनएसएस की तरफ से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आतंकवाद और आतंकियों से अपने प्राणों की आहुति देने वाली आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और वहीं मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की तरफ से किए गए
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि यह सैन्य कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में की गई, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। वास्तव में आज आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। 1947 से अब तक आतंकवाद से लड़ते हुए हमारे 13,000 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। 92 लाख करोड़ से अधिक इस पर खर्च हुआ। अगर यही पैसा इस देश के विकास में लगता तो देश आज कहाँ होता। इसलिए आतंकवाद की जड़ों में जाना बहुत जरूरी है। ये तब होगा जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य होंगे, हमारा चरित्र होगा। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी इंफॉर्मेशन स्थानीय लोगों से मिलती है। अगर पुलवामा की मैं बात करूं, वहाँ के आतंकवादियों ने वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर, उनसे जानकारियां लेकर ये हमला किया कि उनके अंदर नैतिकता नहीं थी, वो बिक गए और ये हमला हुआ। आप 3 दिन से देख रहे हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का जिक्र बार बार आ रहा है। मात्र चंद पैसों के लिए, मात्र अपने ऐशो आराम के लिए उसने अपना चरित्र को बेच दिया, नैतिकता समाप्त कर दी। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला लिया है। वहीं इस फैसले को लेकर बयान भी सामने आने लगे। रुड़की के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने मदरसा बोर्ड के इस फैसले को नादानी बताया है। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मदरसा बोर्ड का ये फैसला नादानी है। उन्होंने कहा कि निर्णय सरकार लेती है, न कि मदरसा बोर्ड, इसलिए पहले किताब छपवाएं और ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है इसके बारे में मदरसा बोर्ड बताए। इसलिए मदरसा बोर्ड ने जल्दबाजी में हवा में फैसला लिया है जिसको वो कुछ नहीं समझते हैं। जो चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं है उसके निर्णय को ऐतिहासिक बताना मैं तो एक नादानी समझता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं है और निर्णय सरकारें लेती हैं, मदरसा बोर्ड निर्णय नहीं ले सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में वसीम रिजवी बढ़ने का शौक है। नहीं करें ना, किताब छपवाए ना, बताए ना ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, सरकार कह रही अभी कंप्लीट नहीं है। वो कहीं का निर्णय ले रहे भाई, किताब लिख कर आएगी, उस पर कोई सरकार कैबिनेट में लाएगी तब निर्णय आएगा ना। मदरसा बोर्ड में पढ़ाने का हवा में आ जाएगा। उधर देहरादून में कोरोना ने दस्तक दे दी है। राज्य के सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए। तो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ये निर्देश दिए। केंद्र ने सभी राज्यों को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए। देश के कई राज्यों में कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देहरादून में भी कोविड का मामला सामने आया है, जिसके बाद अस्पतालों को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्देश दिए। तो एक बार फिर देश भर में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई राज्यों में कोविड के मामले बढ़ते हुए दिखाई पड़ने के बाद देहरादून में भी कोरोना ने दस्तक दी है। राज्य के सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो अस्पतालों को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्देश जारी किए। केंद्र ने सभी राज्यों को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बताएं। देश भर के कई राज्यों में कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राज्य के सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है। देहरादून में भी कोरोना का मामला सामने आया है, जिसके बाद अस्पतालों को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्देश जारी किया है। तो लगातार देश भर से अब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताओं को बढ़ा दिया है।
खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पूरे देश भर से अब कोविड के मामले सामने आने लगे हैं और इस कड़ी में देहरादून में भी कोरोना का मामला सामने आने के बाद सभी अस्पतालों की सर्विलांस को बढ़ाने के निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। देखिए सर, कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं और इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से सभी जो राज्य हैं वहाँ पर सर्विलांस जारी जो सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार के द्वारा एक निर्देश जारी किए गए हैं और सभी अस्पतालों में जो संक्रमित हैं उनकी यहाँ पर जांच बढ़ाई जा रही है, जांच की जा रही है। इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी होती है और ऐसे में देश विदेश के तमाम जो लोग हैं वो उत्तराखंड का रुख करते हैं, पर्यटन स्थल हैं, इस वजह से भी यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट मोड पर सभी जो सीएमओ हैं उनको रखा गया है और सभी जगहों पर जांचें जो हैं वो की जा रही हैं ताकि जो कोरोना के जो मामले हैं वो ज्यादा न बढ़ सकें और जो जिन लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है उनको तत्काल उनका इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल। और हरीश, अगर हम बात करें, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जब कोरोना की लहर हमने देखी, पूरे देश भर में कितनी ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई थी, ये भी हमने देखा। और अब इन्हीं स्थितियों को पुनः दोहराया ना जाए, इसी को लेकर अब पूरी तरह से सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर से कोरोना के मामले एक बार फिर से उजागर होने लगे हैं, ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी तमाम तरीके की अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और पर्यटन को लेकर खासा बढ़ावा यहाँ पर सरकार दे रही थी। ऐसे में स्थितियाँ गंभीर ना हो जाएं, इसको लेकर ये प्रयास यहाँ पर सरकार के देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साहिल, एहतियात के तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं और जिनमें संक्रमण की संभावना है उनकी जांच यहाँ पर कराई जा रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं सभी जो सीएमओ हैं उनके लिए। और जो 13 के 13 जो जनपद है उत्तराखंड में, वहाँ पर सीएमओ को और इसके अलावा जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देश जारी हो चुके हैं। और ऐसे में जो कोरोना के जो मामले हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया है जब देश में जो महामारी है उस समय जो कोरोना है जो बहुत ज्यादा बढ़ा था, कई लोगों की जाने में चली गई थी, तो उसी को ध्यान में रखा जा रहा है ताकि इस तरह की स्थिति न बन सके। हालांकि कई लोगों का टीकाकरण हो चुका है और बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो विभाग है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहे हैं। विभाग की तरफ से सभी जो अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जांचें यहाँ पर की जाएंगी और अगर उनमें संक्रमण पाया जाता है तो उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। वहीं उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 26 मई तक बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आएगा। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। मौसम विभाग ने 26 मई तक बारिश की संभावना जताई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, भीषण गर्मी उत्तराखंड में देखने को मिल रही थी, अब ऐसे में मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और कई दिनों तक बारिश की संभावना भी यहाँ पर व्यक्त की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके सक्रिय होने के सही मौसम में बदलाव आ रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी जनपदों में लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। इसके साथ ही क्योंकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है तो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने और सरकार की एजेंसियों के सामने है कि किस तरह से चारधाम यात्रा को भी सुचारू तरीके से चलाया जाए। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें साहिल तो कई जगहों पर बादल फटने जैसी की घटनाएं सामने आई, चाहे उत्तरकाशी की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें। तो ऐसे में सभी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ जो 26 मई तक जो यहाँ पर बारिश और होने की संभावना जताई गई है। और जिस तरह से आपने कहा कि गर्मी से राहत लोगों को मिल रही है, हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। देहरादून की बात करें तो इस समय यहाँ पर धूप खिली हुई है, लेकिन फिर से जो आसपास जो मौसम है वो फिर से बदल रहा है, फिर से बादल छा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि शाम तक फिर से बारिश होने की पूरी संभावना। कल की बात करें तो देहरादून के कई इलाकों में बारिश हुई है, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और
तमाम जगहों पर बारिश देखी जा रही है। अगर हम खासतौर पर देहरादून की बात करें तो देहरादून में इस समय काफी जो धूप है वो खिली हुई है। उसके बावजूद भी 26 मई तक की अगर बात करें, मौसम डायरेक्टर जो विक्रम सिंह की तरफ से जो कहा गया है कि 26 मई तक यहाँ पर बारिश की संभावना है और इसके साथ ही तेज हवाएं भी यहाँ पर चल सकती हैं। साथ ही साथ अगर आज की बात करें तो कई इलाकों में ठीक है हरीश, तेज हवा चलने की चलिए हमारे संभावना साथ जताई गई जुड़ने है। के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए हरीश आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।